गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 11th क्लास के बच्चे आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो आपकी ज्योग्राफी का है और चैप्टर नंबर 2 दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था अपनी ज्योग्राफी में वो हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो बच्चों मैंने वहां पर आपको क्लियर किया कि इंडिया की जो लोकेशंस हैं वो पूरी ग्लोब में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, हमारी नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अपने स्टेट्स के बारे में क्लियर किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने वहां से मतलब इंडिया के बारे में पढ़ ली थी। ग्लोब के बारे में आप सब लोग जानते हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के हम स्ट्रक्चर और जो उसकी फिजियोग्राफी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आप यहाँ पर, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आप, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्या है आपका, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। किसकी फिजियोग्राफी और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, इंडिया का पढ़ेंगे। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको। देखिए बेटे, जब स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ आपको कि मीन्स इंडिया इज मीन्स यू नो वेरी वेल कि हम कहाँ लाई करते हैं, अर्थ पर लाई करते हैं। तो जैसे हमें आज अर्थ दिखाई देती है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है उसमें ये टॉपिक है, वहां पर हम इन डिटेल इसके बारे में स्टडी करेंगे। बट अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि मीन्स जो इवोल्यूशन है पृथ्वी का, पृथ्वी पे जो पृथ्वी की स्टार्टिंग है, अर्थ की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 460 मिलियन ईयर्स एगो हुई थी, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ is 460 millions years ago। अब जैसे आपको पृथ्वी दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है पृथ्वी। पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माना जाता है कि जो पृथ्वी है वो किसका पार्ट थी, सन का पार्ट थी, ठीक है। किसका पार्ट थी, सन का पार्ट थी हमारी पृथ्वी। और एक आग का गोला जो है वो कंसीडर की जाती है। लाखों करोड़ों वर्ष लग गए जिसमें हमारी पृथ्वी जो है वो ठंडी हुई तो उस पर कंटिन्यू मीन्स करोड़ों सालों तक बरसात होती रही और उसी बरसात के बाद मीन्स हम ये कह सकते हैं जो चारों तरफ पानी भर गया, उसी पानी से किसकी उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने होंगे, फिर उसके बाद जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे। लाइक एज वी आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम जो है वो बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का भी आपको पता होगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। 10th क्लास में आप स्टडी करके आए हैं, अमीबा वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स पृथ्वी पे ये सब कुछ हुआ है। तो देखिए, कभी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा था, कभी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो कम भी हुआ है, धीरे धीरे करके उसमें डिक्लाइनिंग पीरियड आता गया है। तो ऐसी स्टेज के अंदर देखिए, जब भी कभी पृथ्वी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात आती है, जो भी उसमें बदलाव हुए हैं, पृथ्वी के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस की यदि हम बात करते हैं तो वो चेंजेस किसकी वजह से हुए हैं, वो चेंजेस जो हैं वो कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं और कुछ मानवकृत फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें, मनुष्य भी उस चीज के लिए जिम्मेदार है और एक तरीके से जो नेचुरल है, जो प्रकृति है, जो नेचर है हमारा, वो भी उस पे बदलाव के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम दो चीजों के, यहाँ पर जो मनुष्य ने बदलाव किए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो प्रकृति द्वारा बदलाव हुए हैं एक तरीके से उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो प्रकृति द्वारा क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में यदि हम देख रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या फिर जलवायु की यदि हम बात करें तो विंड वगैरह का जो फ्लो होता है वो भी कई बार स्ट्रक्चर्स को चेंज करने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
ऐसे ही हम वाटर का बात कर सकते हैं, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है मीन्स इन रिवर्स वगैरह या रेनफॉल की वजह से भी हम देख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता चला गया है। जो बदलता स्वरूप है उसके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो देखिए, जब आपने कभी पढ़ा होगा कि इंडियन दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। दो फोर्सेस होते हैं जो ये स्ट्रक्चर्स हुए हैं चेंजेस, तो इनमें टू फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एक्सोनिक फोर्स और एक एंडोजेनिक फोर्स। यदि हम यहाँ पर एक्सोनिक फोर्स की बात करते हैं, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, तो पृथ्वी के जो चारों तरफ सराउंडिंग से जो फोर्सेस लगे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सोनिक फोर्सेस कहेंगे। और पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मीन्स पृथ्वी ऐसे एक स्फीयर की तरह है, एक गोले की तरह है जो इंटरनल मटेरियल से भरी हुई है। और हम कहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी के सरफेस पर हम रहते हैं, लाइक एज एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसके चारों तरफ जो है वो हम रहते हैं, ठीक है। तो जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली भरा हुआ है, और जो इसमें इंटरनल फोर्सेस जो भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने यहाँ पर दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, एक अंतर्जात फोर्सेस, एक अंतर्जात बल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, बहिर्जात बल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनिक फोर्स कहेंगे। बहिर्जात कौन सा है, एक्सोनिक है, और अंतर्जात फोर्स कौन सा है, एंडोजेनिक है, ठीक है। ये दो फोर्सेस के बारे में आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बेटे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कभी जो आप देखेंगे तो जो हमारी प्लेट्स है, प्लेट्स का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स की क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स यदि हम इंडियन प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट की भी जो है वो मूवमेंट होने लग रही है। आज भी मतलब ऐसा है कि इंडियन प्लेट की मूवमेंट होने लग रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मीन्स इंडिया जो है वो एशिया कंटिनेंट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। हम पूरे ग्लोब में कहाँ पर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे पहले मैं एक बार आपको दोबारा से लोकेशन क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि पहले जो है वो क्या स्थिति थी और अब जो है वो स्थिति जो बदल कर क्या हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब मैं इस ग्लोब की बात करती हूँ, लोकेशन में भी मतलब ये चीज आप पढ़ चुके हैं। इस ग्लोब के अंदर जब मैंने बात की है तो हम कहाँ लाई करते हैं, हम यहाँ कहीं लाई करते हैं, मीन्स इंडिया जो है वो यहाँ लाई करता है। तो इंडिया की जब जो यहाँ लाई करता है तो फर्स्ट थिंग वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसकी लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है। देखिए ये जो हमारी इंडिया की प्लेट है ये कभी यहाँ पर जो यहाँ पर अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट से मीन्स इंडिया की जो प्लेट थी वो अटैच थी, ठीक है। और इंडिया प्लेट और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज के टाइम पे यहाँ इस पोर्शन में जा चुकी है मूव करते हुए। तो इंडियन प्लेट ये कौन सी है, इंडिया की इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, और यहाँ पर मीन्स क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ये दो प्लेट हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूवमेंट इस तरीके से होती है कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कभी एक ही प्लेट का हिस्सा थे, लेकिन स्थिति क्या क्रिएट हुई कि मूवमेंट की वजह से जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से ये प्लेट क्या है, कॉन्टिन्यूटी में मूव करने लग रही हैं। तो जो इंडियन प्लेट है उसने खिसक कर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ये जो इंडियन प्लेट थी इसने मूव करना स्टार्ट किया किसकी तरफ, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ये यहाँ से हम क्या कहेंगे, नॉर्थ की तरफ इसने मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमारी गई ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो इंडियन प्लेट थी वो किस डायरेक्शन में गई, नॉर्थ डायरेक्शन में गई। आज के टाइम पे यदि हम बात करते हैं तो इंडियन प्लेट कॉन्टिन्यूटी में अब भी मूव करने लग रही है। और उस मूव का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जो हमारा हिमालय का रीजन है उसकी जो हाइट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होने लग रही है। उस टाइम टू टाइम इंक्रीज होने का भी रीजन क्या है, यही रीजन है
कि मीन्स जो इंडियन प्लेट है वो मूव करने लग रही है। ठीक है, अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने इंडियन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इसके स्ट्रक्चर को जियोलॉजिकल बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में हमने भारत के पार्ट्स को डिवाइड किया, भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो फर्स्ट पार्ट हम यहां से सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा पेनिनसुला, सेकंड पार्ट है हमारा हिमालय माउंटेन, और थर्ड पार्ट की यदि हम यहां पर बात करेंगे तो थर्ड हमारा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। 1 बाय 1 जो है वो हम तीनों पार्ट को मीन्स डिटेल में स्टडी करेंगे। नोट डाउन करें आप इसे। देखिए बच्चों, हम पेनिनसुलर ब्लॉक जो है फर्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पेनिनसुलर ब्लॉक की जब हम प्रायद्वीपीय हिस्से की बात कर रहे हैं तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो है सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ तो एक तो जो ब्लॉक्स होते हैं लाइक इट मीन्स ये फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, टेबल लाइक मीन्स इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं इन ब्लॉक्स के, और इनमें जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम इसके वेस्टर्न फ्लैंक की बात करते हैं। वेस्टर्न फ्लैंक जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो मैंने यहाँ पर लोकेशंस जो है वो राइट डाउन की हैं। कच्छ जो जगह है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर ये जो है अरावली हिल्स में भी है। अरावली हिल्स का मैंने जब आपको टॉपिक करवाया हिल्स का तो उसमें आपको बताया था ये कहाँ कहाँ पर है बेटे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ दिल्ली। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट जो यमुना और गंगा के जो प्लेन्स हैं उनमें भी ये जो है फैला हुआ है। पहली चीज कि हमें यमुना और गंगा का जो प्लेन्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो इसका प्लेन है वो कहाँ पर कौन से स्टेट में है? यूपी में है, फिर उसके बाद बिहार में है, बिहार के बाद झारखंड में है बिहार के बाद झारखंड का कुछ परसेंट एरिया, आफ्टर दैट मीन्स वेस्ट बंगाल का एरिया है। ठीक है, ये जो है वो रिवर रीजन है और इन रीजन्स में मतलब जो ये फ्लैट एरिया है इन्हीं को गंगा और यमुना के जो है वो प्लेन्स कहा जाता है। यमुना जो नदी है वो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यमुना इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर राजमहल हिल्स, ठीक है, राजमहल हिल्स में भी इसका वेस्टर्न फ्लैंक है और राजमहल जो हिल है वो हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है? झारखंड स्टेट में। गंगा डेल्टा जो है वो कहाँ पर बनाता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो मिलकर एक डेल्टा की निर्माण करती हैं उसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा मीन्स सुंदरवन डेल्टा, जहां पर व्हाइट टाइगर्स का जो रिजर्व है वो है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो गंगा डेल्टा है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब आप समझते हैं जो हमारा उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। उत्तरी पूर्वी हिस्से की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो उत्तरी पूर्वी हिस्से में हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स मीन्स लाइक एज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, these all states are included in the north eastern direction। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कहाँ पर है बेटे? वो हमारा है जो एक मेघालय का रीजन है और दूसरा जो एक कार्बी मेघालय का जो प्लेटू है और कार्बी एंग्लोंग जो प्लेटू है। ठीक है, कहाँ पर? ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। तो यहाँ से देखिए कार्बी एंग्लोंग जो प्लेटू है और दूसरा कौन सा? मेघालय जो प्लेटू है, वहां पर पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा फैला हुआ है। तो बात यहाँ से आती है कि ये जो कार्बी एंग्लोंग है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेटा स्थित है हमारा कौन से रीजन में? असम रीजन में।
असम रीजन में क्या है, कार्बी एंगलोंग है। और मेघालय प्लेटो की बात करूं तो इसके नाम से ही क्लियर है कि यह कौन से राज्य में है, मेघालय राज्य में है। और इसी के यहाँ पर 3 हिल्स मिलती हैं। 3 हिल्स के नाम वो मैंने आपको अपनी कॉम्पिटिटिव क्लास में भी बताया था, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स सबसे ज्यादा यदि रेनफॉल है वो कहाँ पर है, मेघालय में है। मैक्सिमम रेनफॉल का जो रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है। एंड ड्यू टू मीन्स हिल्स, और कौन कौन सी हिल्स, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों की वजह से। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक में हमारा जो वेस्टर्न फ्लैंक की यदि हम बात करें तो उसमें गुजरात का कच्छ रीजन सम्मिलित है, अरावली रेंजेस का रीजन सम्मिलित है। और फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अरावली रेंजेस के बाद हम बात करेंगे यमुना और गंगा के प्लेन्स के बारे में। जो मैंने आपको बताया है ये प्लेन्स कहाँ पर है, राजमहल के हिल्स जो है वो भी इसी का पार्ट है। और राजमहल के हिल्स कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड इन द झारखंड रीजन। एंड ऑल्सो इंक्लूड द गंगा डेल्टा, एंड गंगा डेल्टा इज इन विच स्टेट, इन वेस्ट बंगाल स्टेट। देखिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैपिंग आनी चाहिए, आपको स्टेट्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली इन चीजों को डिटरमाइन कर पाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात की है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मैंने कार्बी एंगलोंग प्लेटो बताया है आपको, और कार्बी एंगलोंग प्लेटो के साथ मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, जो हमारा मेघालय प्लेटो है। कार्बी एंगलोंग प्लेटो इज सिचुएटेड इन असम एंड मेघालय मीन्स नेम से क्लियर है ये चीज आपको कि ये कहाँ पर है, मेघालय जो स्टेट है वहां पर है। यहाँ पर 3 हिल्स जो है वो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी, गारो, खासी एंड जयंतिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स, ठीक है। और एक बार तो आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है उनमें यहाँ पर 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बी एंगलोंग जो है वो कौन, कार्बी एंगलोंग जो प्लेटो है वो कौन से मीन्स एरिया के अंदर है, कौन से स्टेट में मीन्स वो लाई करता है। तो दैट कार्बी एंगलोंग इज सिचुएटेड इन असम स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा इंडिया का एक सेंटर जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट हो गया, और जो इधर वाला है वो हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो मैंने आपको ये वाला बताया है, ठीक है। तो इन 2 पार्ट के अंदर यदि हम बात करते हैं, इन 2 पार्ट को अलग कौन करता है, तो इन 2 पार्ट को जो है वो मालदा फोल्ड का मीन्स एक दरार, ठीक है, बड़े वाली। तो इस तरीके से क्या कहेंगे हम कि जो मालदा फोल्ड है वो छोटा नागपुर प्लेटो से इनको क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात आती है कि मालदा फोल्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। और छोटा नागपुर यदि मैं प्लेटो की बात करती हूँ तो ये कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से स्टेट में लाई करता है छोटा नागपुर प्लेटो, तो इट्स लाई इन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड इन वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहां पर छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कौन से स्टेट में कौन सी जगह है ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, आप नोट डाउन करें इसे। देखिए मेरे बच्चों, 4 तरीके की हिल्स जो है वो मैंने आपको दी है यहाँ पर। 4 तरीके की हिल्स की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अरावली हिल्स, फिर सेकेंड कौन सा है, नालामाला हिल्स, जावेदी हिल्स, वैलीकोंडा एंड पालकोंडा हिल्स के बारे में बात की गई है। ये जो हिल्स है इनको बोला जाता है रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या होता है, बचा हुआ पार्ट, ठीक है, मतलब अपशिष्ट बोलते हैं इसे हिंदी में। ये रेसिडुअल क्यों बोले गई हैं, कुछ भी इनके हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से इनकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो गई है, अब कम हो गई है। और ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इन हिल्स के बारे में हमें लोकेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी हिल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले अरावली के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफी टाइम में इस चीज को रिपीट कर चुकी हूँ। नालावाला की बात करते हैं तो नालावाला हिल जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में है। ये कभी हमारा एक ही स्टेट था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये अलग हो गया है।
14 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो अलग हो गया है। तो नालामाला हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उसके बाद हम जावेदी हिल्स की बात करते हैं। दीज आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु स्टेट। उसके बाद हम वेलिकोंडा की बात करते हैं। दीज आर ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। पालकोंडा इज ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश स्टेट। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर इन, बोलिए साथ के साथ, इन गुजरात स्टेट, आफ्टर दैट इन राजस्थान, एंड आफ्टर दैट हरियाणा एंड दिल्ली। 82% जो अरावली रेंजेस है वो कहां पर लाई करती हैं, मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस लाई इन द राजस्थान। एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो आप साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे और साथ के साथ आप उनको लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटे, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो काफी टाइम से ऐसे ही रिजिड है, मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसके चारों तरफ के फैक्टर्स हैं, कुछ फोर्सेज हैं, उनकी वजह से उसकी शेप में चेंजेस हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेजिडुअल मीन्स रेजिडुअल बात की, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए आपको कुछ हिल्स की। तो वहां की जो शेप है, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, प्लेट्स का मूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, उसका कुछ स्ट्रक्चर जो उसकी शेप जो है वो चेंज हुई है। बट जो इसका बेसमेंट है, ये सारी एक्टिविटीज कभी भी उसके बेस को चेंज नहीं कर सकी, वो एज इट इज जो है बिल्कुल रिजिड एज ए ब्लॉक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से आज जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं। जो बेसिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, प्लेट की मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया है, आपको इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में बताया है कि ये कभी अफ्रीकन प्लेट के साथ ही थी और इन्होंने मूव किया, और जो इंडियन प्लेट है वो किस तरफ चली गई है, नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो किस डायरेक्शन में चली गई है, ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करके चली गई है। तो ये जो चीजें हैं हम इनके बारे में डिटेल में, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर्स जब आएंगे वहां पर वन बाय वन हम इनको डिटेल में करेंगे। बट इंट्रोडक्शन ये आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। मेनली हमने यहाँ पर पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ना था, और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो हिमालय जो ब्लॉक, हिमालय जो हिल्स वगैरह है, या हिमालय हिल्स के अंदर जो पेनिनसुलर हिल्स वगैरह आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जो आपको करवाया है इसके आप नोट्स मेंटेन करेंगे, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों अपनी एनसीईआरटी बुक उठाना और एनसीईआरटी बुक ओपन करके उसमें आप रीड आउट करना, आपको सभी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने हर चीज को इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है।